बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में G20 समिट की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद मचा सियासी घमासान। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को मिला जनता दल सेकुलर का साथ। उत्तर भारत की पवित्र एवं पावन मणिमहेश यात्रा पर दिखा आपदा का असर। बीते सालों की तुलना में 50% कम हुए श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार के साथ। नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। नई दिल्ली में आज से G20 समिट शुरू हो गया है। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। दरअसल पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया है। गौरतलब है कि पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने पीएम की तस्वीर शेयर करके कहा, उम्मीद और विश्वास का नाम भारत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से सियासी घमासान मच गया है। बता दें, चंद्रबाबू नायडू को आपराधिक जांच विभाग यानी कि CID ने शनिवार सुबह गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी कथित भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने इसी साल मार्च में राज्य कौशल विकास निगम में लगभग 3300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू की थी। इसकी जांच भारतीय रेलवे यातायात सेवा के पूर्व अधिकारी अर्जा श्रीकांत को जारी किए गए नोटिस के बाद शुरू हुई थी। बता दें कि अर्जा श्रीकांत 2016 में APSSDC के CEO थे। TDP सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते सशक्त बनाने के उद्देश्य से APSSDC की स्थापना की गई थी। आरोप है कि नायडू सरकार ने योजना में इस्तेमाल किए जाने वाली रकम 371 करोड़ रुपए शैल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए थे। साथ ही पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को भी नष्ट कर दिया था। बता दें कि चंद्रबाबू ने अपनी इस गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि ये गिरफ्तारी आरोपों के सबूत दिखाए बिना की गई है। चंद्रबाबू ने कहा कि सबूत पेश करने जाने के लिए कानून का सहयोग करेंगे। पुलिस हिरासत में जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया। CID ने बिना किसी उचित जानकारी के गिरफ्तारी की है। जब CID से सबूत दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने सबूत दिखाने से इनकार कर दिया। वहीं एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और TDP नेता सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। TDP कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जनता दल सेकुलर का साथ मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने 8 सितंबर को बताया कि JDS लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह JDS को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पहले JDS कर्नाटक की 28 सीटों में से 5 सीटें मांग रही थी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और JDS सुप्रीमो HD देवगौड़ा ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की।
जिसमें दोनों पार्टियों के साथ आने पर सहमति बनी। बता दें कि जेडीएस कर्नाटक की मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾपुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि बीजेपी जेडीएस को कौन सी सीटें देने पर राजी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। ये समन दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त एसपी राजीव कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। अधिकारियों को बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। समन में पंजाब के 10 अधिकारियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार और मंगलवार को राजधानी में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आईपीसी की धारा 160 के तहत जारी समन एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मुख्य कार्यालय के माध्यम से भेजा गया है। बता दें कि यह वही मामला है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि ईडी पहले ही दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले में 3 अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन के पी सिन्हा का नाम भी शामिल है। पाकिस्तानी तस्करों द्वारा भारतीय सीमा में हेरोइन की तस्करी लगातार जारी है। इसी बीच पंजाब पुलिस भी लगातार पाकिस्तानी तस्करों की कोशिश को नाकाम कर रही है। बता दें कि पंजाब स्टेट के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिलिका ने 105 करोड़ की खेप को जब्त करने में सफलता हासिल की है, जबकि एक भारतीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ खुफिया अभियान के तहत एसएसओसी फाजिलिका ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर से पुलिस ने 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। भारतीय तस्कर इस खेप को भूसे से भरी ट्राली में छिपा कर ले जा रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सदर फाजिला के मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। जल्द ही आरोपी से पाकिस्तानी तस्करों और आगे खेप कहां पहुंचानी थी के बारे में पूछताछ की जाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बॉर्डर पार से चल रही हेरोइन तस्करी की चेन को लगातार पंजाब पुलिस तोड़ने में लगी है। गौरतलब है कि पिछले 45 दिनों में एसएसओसी फाजिलिका ने 147 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। मध्य प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। वर्ग 1 को 9 से 18,000 रुपए, वर्ग 2 को 7 से 14,000 रुपए और वर्ग 3 को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि इसमें 4,500 अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। वहीं मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती है। बता दें कि मध्य प्रदेश की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे माना जाएगा जिसमें 5 या उससे अधिक आरोपी शामिल हों। उत्तर भारत की पवित्र एवं पावन मणिमहेश यात्रा पर आपदा का असर साफ नजर आ रहा है। बीते सालों की तुलना में इस बार 50% तक कम श्रद्धालु ही मणिमहेश पहुंच रहे हैं। हालांकि अब सड़कें खोल दी गई हैं, मगर लोगों में अभी भी सदी की भीषण तबाही का खौफ नजर आ रहा है। भरमौर एसडीएम एवं मणिमहेश न्यास के सचिव कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं का फ्लो कम है, मगर हर रोज इजाफा हो रहा है। आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होने के बाद से अब करीब 26,000 श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। इस यात्रा के लिए देश भर के 30,000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। हर रोज 5 से 6,000 श्रद्धालु इस यात्रा के लिए डल झील पहुंच रहे हैं। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान का शोर अभी थमा भी नहीं था कि डीएमके नेता ए राजा के सनातन पर दिए गए बयान पर संतों ने नाराजगी जाहिर की है। ए राजा के बयान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने नागा सन्यासियों के आह्वान पर निर्णय लिया है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष
श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि सनातन पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। सन्यासी इन प्रहारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में सभी सन्यासियों को बुलाने का आह्वान किया गया है। 18 सितंबर को ओंकारेश्वर उज्जैन में सभी अखाड़ों के सन्यासी एकत्र होंगे और इस पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सनातन पर हो रहे प्रहार और लोगों द्वारा की जा रही टिप्पणियों से लड़ा जाए। इसी के साथ श्री महंत रविंद्र पुरी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करे जिन्होंने सनातन पर अभद्र टिप्पणी की है, और अगर केंद्र सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती तो फिर सनातन की सेना यानी अखाड़े के सन्यासी अपनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।